दर्शन न्यूज। तो भोपाल को जब मैं देखता जी। हूँ, आज के वर्तमान जो स्थिति है भोपाल की, वो मैं और प्रदेशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश मुझे दिखता है। किस तरह से 22 विधायकों को तोड़ा गया, साम दाम दंड भेद सब करके, और उस वजह से सरकार गिरी थी। वरना मैंडेट जो मध्य प्रदेश की जनता है उन्होंने कांग्रेस को दिया था। तो जिस तरह से कर्ज ले लेके लोगों को बांटा गया पैसा और उनको प्रलोभन दिए गए, जिसे कहते हैं आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन ये हो जाएगा, जो कुछ नहीं। आज खबरें आ रही हैं स्विस बैंक अडानी के अकाउंट्स ब्लॉक कर रहा है। 2030 का भारत, लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते नजर आते हैं। अलग अलग चेहरों के साथ हम बात करते हैं कि 2030 के जो लक्ष्य हैं वो क्या 2030 तक प्राप्त हो पाएंगे, हासिल हो पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही गंभीर हैं और बड़े हैं। भुखमरी की बात है वहां पर, शिक्षा की बात है और गरीबी की बात है। यानी कि इन तीनों ये जो तीन गोल्स हैं या तीन लक्ष्य हैं, ये 2030 तक पूरे हो जाने चाहिए। यानी कि गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, भुखमरी खत्म हो जानी चाहिए और शिक्षा जो है वो क्वालिटीफुल हो जानी चाहिए भारत देश में। इस टॉपिक को लेकर हम लगातार बात करते हैं और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो है मोहम्मद वसीम जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माइनॉरिटी सेक्शन से नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर हमारे इस खास कार्यक्रम में, और कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो धन्यवाद। सबसे पहले अ, धन्यवाद स्नेहा जी, और मैं सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार कहता हूँ। थोड़ा सा मैं आपकी बात को करेक्ट करूंगा। जी। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन बॉडी में। आई एम नॉट रिकमेंड। ओके ओके, सो आई हैव हाँ, मैं माइनॉरिटी विभाग में नहीं। नॉट ओनली माइनॉरिटी बट नहीं नहीं, मैं मेन बॉडी नेशनल ओके कांग्रेस जो है हमारा आईएनसी, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ओके 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 ओके, not an issue, not an issue. I mean, you are from a national Indian National Congress and from the main department, right? Not यस from the minority. यस यस। Okay. ओके 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 ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि 2030 के लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2030 की, तो वेयर डू यू सी इंडिया, मतलब आप 2030 में भारत देश को कहाँ देखते हैं? क्या डेवलपमेंट आ सकता है? जैसे मान लीजिए आप बेसिकली भोपाल में अभी प्रेजेंटली हैं, तो भोपाल को आप 2030 तक कहाँ देखेंगे? यानी भोपाल किस तरीके का आपको दिखेगा? अभी जो भोपाल के जो हालात बने हुए हैं आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, भोपाल शहर के बारे में, क्योंकि आप वहीं पे हैं। तो 2030 तक हम भोपाल को कहाँ देख पाए? देखिए, जहां तक मैं भारत देश की, अपने देश की बात है, तो 2030 तक का जो लक्ष्य अगर आप लेकर चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भुखमरी है, एजुकेशन पर है, और जिस तरह से हालात हैं अभी, तो कई सारे मुद्दे उनमें अभी जी। बहुत चैलेंजेस हैं अभी हमारे सामने। और अगर मैं सिर्फ हम्म। मध्य प्रदेश की और भोपाल की बात करता हूँ, तो भोपाल को जब मैं देखता जी। हूँ, आज के वर्तमान जो स्थिति है भोपाल की, वो मैं और प्रदेशों के मुकाबले हम्म। काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश मुझे दिखता है। काफी पीछे हैं अभी हम लोग, हम्म। अगर हम कंपेयर करें इसको। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं अगर यूपी से इसको कंपेयर करूं, या मैं इसको कर्नाटका से कंपेयर करूं, या मैं इसको महाराष्ट्र से करूं, या दिल्ली से करूं, तो अभी हम बहुत पीछे हैं। हम्म। जिस तरह से यहाँ पर हम्म। एक छत्र राज, जिसे कहना चाहिए, भाजपा ने पिछले 20 साल से यहाँ किया है। सिर्फ बीच में 18 हम्म। 15 16 महीने ही हमारी सरकार यहाँ पे रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में। उसके अलावा यहाँ पर लगातार बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार हम्म। ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया। मैं एक बहुत छोटा सा हम्म। उदाहरण देता हूँ। भोपाल के अंदर बहुत छोटे छोटे ब्रिज बने हैं। अगर आप उन ब्रिज जो बने हैं उनकी अगर आप एक समय सीमा देखें बनने की, 8 8 साल, 7 7 साल में ब्रिज हम्म। कंप्लीट हुआ है 1 1 किलोमीटर का। तो ये बताता है कि जी। कितना सुस्त कार्य यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा।
और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि 15-16 महीने में ही जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया, तो आप देख सकते हैं आज भोपाल को मेट्रो मिली है, जिसका चुनाव से पहले यहाँ पे ट्रायल रन हुआ, उद्घाटन किया गया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो ये सब कमलनाथ जी की देन है। जी। वो मैं अगर मतलब मेरा ये मानना है कि यहाँ अगर 15-16 महीने की सरकार कांग्रेस की हमारी नहीं आती, तो शायद आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर जो मेट्रो का कार्य इस जी। टाइम पूरा खत्म होने पर है, वो भी नहीं दिखता। और आपको पता है कि जब मेट्रो किसी भी प्रदेश में, अच्छा, यहाँ पर मेट्रो बताइए। किसी भी जगह अगर आती है, किसी भी प्रदेश के अंदर, तो वो कितना विकास लेकर आती है, कितनी नौकरियां उससे पैदा होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सबसे बिल्कुल। एक ताजा उदाहरण इसमें दिल्ली है। जब शीला दीक्षित जी ने मेट्रो वहां पे एक्सपैंड पूरा लेकर आए थे, और पूरा मेट्रो प्लान से कितनी नौकरियां वहां बनी, कितना विकास वहां पर हुआ, क्योंकि जो लाइफ थी वो तेज हो गई थी। एक जगह से करेक्ट। दूसरी जगह जाना वो कितना आसान हो गया था, और बहुत ही जल्दी हो गया था। जहां पहुंचने में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग रहा था, वहां आदमी 15-15 20-20 मिनट में पहुंच रहा था। तो बिल्कुल। रफ्तार जो है वो जिंदगी की, वो काफी तेज हो गई थी। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर जैसे देखिए, हम बात कर रहे हैं जब भोपाल की और भोपाल मेट्रो की जब बात सामने आई, तो उसमें एक चीज और निकल के सामने, जैसे आपने कहा कि सब दिग्विजय सिंह जी की देन है कि उन्होंने ये सारी नहीं इनिशिएटिव नहीं, लिए। लेकिन कमलनाथ जी उसके की, बाद भी आप कमलनाथ देखिए, कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की, जी। ठीक है, कमलनाथ जी की इनिशिएटिव, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर सा सवाल है, और इसका जवाब मुझे नहीं पता आप क्या देंगे, लेकिन जब कांग्रेस ने इतना कुछ किया मध्य प्रदेश की या भोपाल की, मैं बात करूं, तो जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाई कांग्रेस? आखिर आपने इस बार का रिजल्ट तो देखा ही होगा, और पूरे मध्य प्रदेश का आपने रिजल्ट देखा होगा। तो फिर कांग्रेस अपना मतलब सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? किधर कमी रह जा रही है? मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो देखिए मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी। अगर आपने देखा हो 2018 में हम्म। कांग्रेस वहां पर 114 सीटें लेकर आई थी, और सबसे ज्यादा सीटें थी। तो हम्म। जनता ने जो मैंडेट दिया था वो कांग्रेस के हक में दिया था। 15 साल का जो शिवराज सिंह हम्म। चौहान जी का जो कार्यकाल था बीजेपी का, उसको नकारा था। तभी वहां पे बिल्कुल। कांग्रेस आई थी। हम्म। लेकिन कोविड जब आया, हम्म। आपको याद होगा, और मैं आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं, कोविड से ठीक पहले हम्म। राहुल जी ने एक ट्वीट किया था। हम्म। फरवरी शायद 12 तारीख थी, कि कोविड जी। जो है वो बहुत बड़ी महामारी है। और उन्होंने बाकायदा सरकार को हम्म। चेताया था, केंद्र सरकार को, कि आप एयरपोर्ट बंद करें, जो भी बाहर से आ रहा है उसको वहीं हम्म। क्वारंटीन करें, और इसको खोले नहीं। हम्म। लेकिन उस समय चुनावी अपनी मंशा को देखते हुए और राजनीतिक फायदे के लिए लाखों लोगों को मरने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और नमस्ते ट्रंप उसी समय हम्म। पर हुआ था अहमदाबाद स्टेडियम में, जिसमें 1 लाख लोगों की शिरकत हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात हम्म। थी। प्रधानमंत्री उस टाइम लिट्टी चोखा खा रहे थे, अगर आपको याद हो। और तमाम मंत्रियों ने, जितने भी ट्रोल मंत्री थे बीजेपी के, वो बिल्कुल खुल के राहुल जी की बात है मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी मजाक उड़ाया बाकायदा, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू हम्म। बातें हैं, घबरा रहे हैं, डरा रहे हैं। ये सब चीजें चलती रही। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोविड आया। लेकिन कोविड में फिर कहते रहे कि भैया बंद करिए, लॉकडाउन करिए, लेकिन सरकार गिराने के लिए मध्य प्रदेश की, इन्होंने उसको टाला। हम्म। और तुरंत सरकार गिराते ही इन्होंने तुरंत फिर कोविड हम्म। लॉकडाउन इन्होंने लगाया। तो उस समय पर भी खरीद फरोख्त हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग की गई। किस तरह से 22 विधायकों को तोड़ा गया, साम दाम दंड भेद सब करके, और उस वजह से सरकार गिरी थी। हम्म। वरना मैंडेट जो मध्य प्रदेश की जनता है उन्होंने कांग्रेस को दिया था। हाँ, अब आप इस बार के रिजल्ट को लेके जो आपने बात कही, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, उसमें मेट्रो का रहा हो, हम्म। चाहे जो आपका कन्या योजना में अमाउंट बढ़ाना रहा हो, और ऐसी कई सारी योजनाएं हुई। हम्म। अगर आप नोटिस करें, जो स्टेट हाईवेज थे, मैं खुद ट्रैवल करता था, हम्म। स्टेट हाईवे सालों से बन रहे थे, पूरे ही नहीं हो रहे थे। हम्म। वो उस हम्म। कार्यकाल में पूर्ण हो देखिए, गए। कुल मिलाकर जब सरकार तोड़ने की बात आती है, सरकार गिराने की बात आती है, तो सरकार के अंदर जो लोग हैं, पार्टीज के अंदर जो लोग हैं, उन्हीं की वही जिम्मेदार होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस पार्टी में देखा गया है,
वो ज्यादा देखा गया है। देखिए मतलब कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य जो है वो नहीं बैठता है लोगों का, तो इस चीज की कमी जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखी गई है। वहीं देखिए, अब उत्तर प्रदेश का देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिला है यूपी में, है ना। जैसे कहा गया है कि राम मंदिर को लेकर वोट की बात की गई है या जो भी चीजें, तो लोग, लेकिन ये समझ में आया कि जनता यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, जनता ने समझा और उसके बाद वहां पर जो भी है वो एक्शन लिया। चलिए हम राजनीति की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आ जाते हैं। तो मैं नहीं, ये जानना चाह रही हूँ कि मैं इसमें एक चीज आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो इस बार के चुनाव में जी। जो बीजेपी ने यहाँ मैंडेट मिला है, बीजेपी को जो मैंडेट मिला था हम्म। उसके पीछे कई सारे कारण थे। नंबर एक कारण था शिवराज सिंह चौहान हम्म। जी का चेहरा। और शिवराज सिंह चौहान जी खुद जा हम्म। जाके वोट मांगते थे और कहते थे ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं चला जाऊंगा तो फिर देखना क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। तो एक इमोशनल फैक्टर था। 15 साल से वो यहाँ पे थे। सेकंड फैक्टर हम्म। बहुत बड़ा था कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक लाडली बहन योजना करके भी लाया गया था, जिसके लिए हम्म। कितना करोड़ों का कर्जा लिया केंद्र से। मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय कितना कर्जा है, और हर मध्य प्रदेश के निवासी के ऊपर कितना कर्जा है, किसी से छुपा नहीं है। और देश के ऊपर भी, वो भी बिल्कुल। किसी से छुपा नहीं है। तो जिस तरह से कर्ज ले लेके बिल्कुल। लोगों को बांटा गया पैसा और उनको प्रलोभन दिए गए जिसे कहते हैं, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना हम्म। कहीं था। और कुछ गलतियां देखिए हर जगह होती हैं, वो हर पार्टी हम्म। में होंगी, हर स्तर पे होंगी। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण थी, लेकिन जो मेजर कारण था वो यही था। तो उस सब की वजह से ही ये सीटें दोबारा इनको जनता ने दिया। और जनता ने कहा नहीं आप आइए, लेकिन बीजेपी ने फिर जनता के साथ जनमत के साथ जो है धोखेबाजी करी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि पर्ची वाले सीएम जो मशहूर हैं, तो पर्ची के हम्म। रूप में जो मुख्यमंत्री निकलता है, वो इन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जी। थोप दिया। और आज आप देख लीजिए कानून व्यवस्था का हाल मध्य प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से चीजें हो रही हैं, किस हम्म। तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो इस समय जनता देख रही है। और मैं लगता है आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी मिलेगा। विपक्षी पार्टीज हैं सर, आपके पास तो ढेरों बातें होंगी बोलने के लिए, सरकार को घेरने के लिए आपके पास ढेरों बातें होंगी। कल ही मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने घेरा था अच्छे से प्रेजेंट मौजूदा सरकार को। मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहती हूँ कि चलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आ रहे हैं, तो अगर शिक्षा की बात हम लेके चले, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो शिक्षा के क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैं शिक्षा के लिए ना सर मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं शिक्षा के लिए पूरे देश की अपने बात करूंगा। शिक्षा का जो इस समय स्तर हम्म। है, जो हालात हैं, वो बहुत खराब है। अगर आप इस समय जाके सरकारी स्कूलों का बिल्कुल। मुआयना करें, तो सरकारी स्कूलों में कोई हम्म। बदलाव 10 सालों में नहीं आया है। इक्का दुक्का कोई हम्म। एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ पेंटिंग कहीं करा दी गई है, हम्म। रंगाई पुताई करके रील बना दी गई है। तो इसलिए इसको जो कहा जा रहा है सरकार को कि ये एक मंत्री, रील मंत्रालय, रील पे चलने वाली सरकार बन गई है। एक तरह से पूरी तरह से हम्म। सोशल मीडिया को इन्होंने सोच लिया है कि यही मंत्रालय है हमारा, यहीं से हमें सरकार चलानी है। हकीकत उससे कोसों दूर है। आप आज ही, मैं अभी हम्म। थोड़ी देर पहले एक न्यूज देख रहा था, मैं उस पे आपके इंटरव्यू के बाद ही मैं इस पे भी लिखने जा रहा हूँ। एक मंत्री हैं, वो गए जो मिड डे मील में आलू हम्म। की सब्जी में आलू ढूंढ रहे हैं, आलू नहीं मिला उन्हें, पीला पानी बाल्टी में वो परोसा जा रहा है। शिक्षा के ऊपर जो बात है, तो शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। हम्म। और ये पहली सरकार है आजादी के बाद से, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कितना सही हूं कितना नहीं ये हम्म। आप मुझे कर सकते हैं करेक्ट, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहली सरकार है बीजेपी की जिसने शिक्षा का बजट घटाया है, रक्षा का बजट हम्म। घटाया है। आज हम्म। तक जितने बजट हुए शिक्षा पे बजट हमेशा बढ़ता रहा, बढ़ाया गया। हम्म। रक्षा पर बजट बढ़ाया गया। लेकिन ये पहली सरकार थी जिसने शिक्षा पे बजट घटाया। तो इसी से पता चलता है कि ये सरकार कितना फोकस है शिक्षा के लिए। देश का जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए ये कितना सोच रहे हैं, ये इससे पता चल जाता है। इससे आगे आपको कोई डिस्कस करने की मैं यहाँ जरूरत ही नहीं। पर एक और चीज कहूंगी, क्या ऑपोजिशन, भारत देश के ऑपोजिशन की बात करूँ, सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगी, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज की बात करूंगी। तो आपको क्या लग रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज भी अपना कर्तव्य सही से निभा रही है क्या?
अगर भारतीय जनता पार्टी हर काम में कुछ ना कुछ लैप्स कर जा रही है या गलत करती हुई नजर आ रही है, तो क्या ऑपोजिशन जो है उन पर तथ्यों के साथ कड़े सवाल खड़े कर पा रही है क्या? जो क्योंकि ऑपोजिशन का तो कर्तव्य है कि सवाल खड़े करना है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो ऑपोजिशन सामने है, लेकिन वो स्ट्रांगली नहीं हो पा रहा, इसलिए सबको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आप उम्मीद कर रहा था कि आप इस सवाल पे आए। मैं इसका जवाब हम्म जरूर दूंगा। आपने एक चीज देखी, 2014 में जब कांग्रेस हम्म की सरकार हटी, बहुत सारी वजह से हटी, उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी का एक बहुत शानदार कैंपेन चला, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, ये और वो, दुनिया के हर हर टीवी पर, हर मोबाइल पर, हर व्हाट्सएप पर, हर एक ऐड के बाद दूसरा ऐड इस चीज का चल रहा था। खूब टीवी पर हम्म भी हर मीडिया चैनल ने दिखाया और जनता ने भरोसा करके मैंडेट भी दिया, 282 सीटें हम्म दी। पूरा एक जी कहते हैं कि आप फुल मेजोरिटी से आइए, आपको जो जो करना आप करिए, कोई रोके टोकेगा नहीं आप। हम्म बीजेपी आई, बीजेपी ने अपने हिसाब से काम करना शुरू करा, नोटबंदी करी सबसे पहले 2016 में। उसमें कितने लोग हम्म परेशान हुए, कितने लोगों की जानें गई हैं, किसी से छुपा नहीं है। और उसका क्या फायदा हुआ वो भी सबको पता है। उस टाइम पे कहा गया कि बस 50 दिन दे दो हम्म मुझे, फिर मैं बीच चौराहे पे भी आ जाऊं, मुझे जो सजा दे देना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन ये हो जाएगा, जो कुछ नहीं। आज खबरें आ रही हैं, स्विस बैंक अडानी के अकाउंट्स ब्लॉक कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। हम्म कोई रिपोर्ट आज तक काला धन की नहीं दे हम्म पाई। कितने लोग वहां पे पैसा रखे हैं, कितना ब्लैक मनी है, कुछ नहीं। लेकिन इन सब वादों के साथ ये सरकार आई थी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे बढ़े, जब 19 का आया, 19 में हालत खराब थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन तभी हम्म बालाकोट हम्म हुआ। उसके बाद फिर जनता ने इनको दिया कि नहीं, हम विश्वास करते हैं आप पे, आप फिर से एक बार लीजिए। इस बार और ज्यादा हम्म सीटें दी। जब मेजोरिटी आ जाती है तो हम्म अपोजिशन कमजोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए देश में अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर 2013 बिल्कुल में, 2013-14 में जो कांग्रेस गई, अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता, कांग्रेस फुल मेजोरिटी में बैठी होती, अपोजिट होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन ये हम्म बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, एक अच्छी चीज भी है अगर आप सही फैसले ले रहे हो और सही कार्य आप जनता के हित में कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप वही हम्म चीज गलत कर रहे हो, तो ये कहते हैं ना कि वो पुण्य भी पाप बन जाता है। तो ये श्राप साबित हुआ। हम्म ये बिल्कुल उलट हो गया। बिल्कुल आपको हम्म 302 सीटें दी, आपने क्या किया? आपने विपक्ष को ही खत्म करने की ठान ली। लेकिन आपने, देखिए वही यही बात है मैं मैं कि मैं विपक्ष की विपक्ष पे अगर ही मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। विपक्ष के नेताओं हम्म के खिलाफ आपकी सारी कार्रवाई शुरू हो गई। आपने देखा भैया, हम्म विपक्ष ही नहीं रखो। जब विपक्ष बचेगा हम्म नहीं तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। किसी ने भी आवाज हम्म उठाई, उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उठाया जेल में, उठाया जेल में। नहीं, अगर जो नहीं बिल्कुल जेल जाने को जो दब गए, तो वो उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए और बिल्कुल उनके सारे पाप साफ, एकदम अच्छे। तो विपक्ष की हम्म आवाज, अब जो आपने कही, आप इस चुनाव के बाद जो 24 का चुनाव घटा है, जिसमें विपक्ष कितना मजबूती से उभरा है और इनको नीचे धकेल दिया है 240 तक। हम्म अब आप देखिए ये कितने फैसले बिल्कुल। बदल चुके हैं अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को अगर जनता के हित की सारी बातें जो है विपक्ष के सामने रख के और सरकार को घेरेगा, तो जनता भी विपक्ष के साथ रहेगी। अगर विपक्ष भी वही आरोप प्रत्यारोप की जो ट्रेंड चल रहा है कि इस नेता ने ऐसा बोला तो हम इसको ऐसा बोल दें, अगर ये, तो जनता भी फिर सारी चीजें समझती है, जनता भी अपने पाँव पीछे कर लेती है। लेकिन अगर मुद्दों को लेकर विपक्ष अडिग रहेगा, स्टैंड रहेगा, तो ऑब्वियसली जनता जो है वो साथ में चलेगी। देखिए, जिस पार्टी से मैं आता हूं और जो मेरे नेता है राहुल गांधी जी, अगर आप उनका पूरा इतिहास उठा के देखें, मैं हम्म पीछे जाना ही नहीं चाहता, आप पिछले 2 वर्षों का इतिहास उठा लें, तो हम्म उन्होंने केवल मुद्दों की ही बात करी। वह बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल वह बिल्कुल। व्यक्ति तो साढ़े आने वाले चार आने हजार वाले किलोमीटर चुनावों में इस देश का आपको इस उसका देश परिणाम का बिल्कुल साढ़े देखने चार को हजार मिलेगा। किलोमीटर वह व्यक्ति नाप चुका है। हम एक शहर नहीं नाप सकते हम्म अपना, और नहीं नाप पाए होंगे।
तो उसके पास बिल्कुल। कितनी जानकारी ऐसे तो हासिल लोग की। ऐसे तो सरकार, जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार है, वो तो कहती है कि राहुल गांधी ने यात्रा करके क्या कर लिया। देखिए, ऐसे जो पार्टीज होती है अपनी अपनी पॉजिटिव चीजें सामने जरूर रखती नहीं तो हैं, उसका लेकिन जवाब है, खैर यात्रा अभी मैं करके बात उन्होंने करूंगी क्या हंगर नहीं इंडेक्स। किया। यात्रा करने से उन्हें इस देश नहीं, वो की मैं आपको एक एक परेशानी का सामना, आज भी वो व्यक्ति सुबह 6 बजे हाँ हाँ। करनाल में पहुंच गए, जिनका हम्म, लड़का अमेरिका में डंकी के थ्रू वहां पे गया, एडमिट है, परेशान है, हम्म, उसके घर जाके मिल के आए। कोई जरूरत नहीं थी क्या? वहां मुलाकात कर ली थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वादा किया था, वादा निभाया। तो एक एक जन तक बिल्कुल पहुंचना, बिल्कुल। एक एक की परेशानी को सुनना, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में एक नेता के लिए। अगर आपको सरकार हम्म, चलानी है तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, लोगों की परेशानियां जाननी पड़ेंगी। आप बिना परेशानी जाने कैसे उसका आप सॉल्यूशन करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब काम बिल्कुल। वो कर रहे हैं, क्योंकि जब कल वो सत्ता में आए और उनके हाथ में इस देश की बागडोर आए, तो ये देश देखे कि जो जो परेशानी हमने बताई थी, जो जो परेशानी का जिक्र हमने इस व्यक्ति से किया था, इसने उसका पूरा हम्म, सॉल्यूशन के साथ ये व्यक्ति आज गद्दी पे बैठा है, और इसने वो सॉल्यूशन करके दिया है देश को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक और चीज जानना चाहूंगी हंगर इंडेक्स को लेकर, कि जो भारत की अभी मौजूदा स्थिति है भुखमरी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2030 तक भुखमरी क्या भारत देश से खत्म हो पाएगी? और इसमें मैं एक यानी व्यक्तिगत बताइएगा, पार्टी के नजरिए से मत बताइएगा, कि एक आम इंसान की या फिर आपकी क्या भूमिका इसमें नजर आएगी कि भारत देश के जो लक्ष्य मिले हुए हैं, सतत विकास जो लक्ष्य मिले हुए हैं 2030 तक खत्म करने हैं, इन लक्ष्य को पूरा करना है, तो आम इंसान की और आपकी ऐसी क्या एक मेरी आपकी क्या ऐसी भूमिका हो सकती है जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी? देखिए, मैं अगर आप बिल्कुल राजनीति से हट के आप मुझसे सवाल करेंगी, तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि सबसे पहले जरूरी है, अगर किसी भी देश को भुखमरी अपने देश से हटानी है, तो सबसे पहले वहां रोजगार बहुत जरूरी है। रोजगार का हम्म, होना सबसे पहले, आदमी के पास काम, नौकरी, पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी बहुत जरूरी। ये सबसे पहला आपका, जिसे कहते हैं कि हर सरकार का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हम्म, चाहे वो कांग्रेस हो, उसका पहला मकसद होना चाहिए नौकरी। जब नौकरी होगी हम्म, तो आपके पास रोटी होगी, खाना होगा। आप तभी आप इस चीज से पार पा पाएंगे। अगर आप, मैं फिर आपको थोड़ा सा हम्म, रिवर्स पीछे लेके जाना चाहूंगा। अगर आप हमारा पिछले जो लोकसभा का घोषणा पत्र था, अगर आप उसको देखें, उसमें हम्म, पक्की नौकरी के वादे ही थे सबसे पहले। सबसे पहले थे स्थायी नौकरी, पक्की नौकरी। हम्म, नौकरी नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो उससे कई सारी चीजें आती हैं। भुखमरी तो आएगी, साथ में क्राइम भी बढ़ेगा। क्राइम रेट का बिल्कुल। बढ़ना, सबसे बड़ी जो है वो बेरोजगारी। बेरोजगारी वही है खत्म सर, यही होगी। बात आती है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो वादे तो कई सारे किए जाते हैं, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो बहुत से वादे अधूरे रह जाते हैं, बेसिक बेसिक ही अधूरे रह ये जाते हैं। डिपेंड है, जैसे ये डिपेंड किसानों है की कर्ज सरकार माफी को देखिए, लेकर सरकार सवाल पे उठता है। डिपेंड है। हमने कर्नाटक में जितने वादे किए थे हमने पूरे किए। हमने तेलंगाना में जितनी गारंटी दी थी हमने पूरी करी। एक एक गारंटी पूरी कर दी है। हम्म, आज कर्नाटक में आप जाइए, आपको फ्री बस सेवा मिलेगी, आपको महिलाओं के लिए, कोई वो नहीं। इसी तरह तेलंगाना में आप जितने हमने वादे किए, सबसे पहले आप आज से साल भर पीछे चले जाइए, सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंचा दिया था। सबसे पहले 500 रुपए का सिलेंडर हम्म। कांग्रेस की सरकार लाई थी, सबसे पहले अपने राज्यों में करके बिल्कुल बिल्कुल, दिखाया। मैं उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस की सरकार आए और जो चेंजेस आप बता रहे हैं वो सामने देखने को मिले, जनता को उसका लाभ मिले, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मैं आपकी क्या भूमिका समझ सकती हूँ 2030 के लक्ष्यों में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? अगर मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अगर मैं देखूं, तो आप क्या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मेरी भूमिका भूमिका जो है वो हमेशा से रही है कि मैं जो भी इस देश से जुड़े मुद्दे हैं, जो भी आम जनता के हम्म, मुद्दे हैं, उनको मैं समझूं, उनको मैं देखूं, और उनको मैं लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाऊं। लोगों को पता हम्म, चले कि सच क्या है और झूठ क्या है।
मैं झूठ को बेनकाब करने के सबसे पूरा दिन मेरा इसी उसमें जाता है कि जो झूठ है वो लोगों तक ना पहुंचे, जो सच है वो पहुंचे। अगर सही भी है, चाहे वो बीजेपी है, उसकी बात सही है तो वो पहुंचे। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, पब्लिक को बिल्कुल गलत बात पहुंचा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश रहती है कि मैं उस झूठ को तुरंत काट करूं और लोगों तक पहुंचाऊं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे सत्य थी। तो मेरा उसी में ही अभी कार्य है। और मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ अपनी पार्टी का, मैं राहुल जी का सिपाही हूँ। और मैं हर पल 24 घंटे मैं इस देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। हम लोग सुबह से जो काम शुरू करते हैं, हम लोगों को रात का 1:30 2 2:30 बज जाता है। हमें कोई वो नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई हमको पार्टी से वो नहीं है कि हमें कोई पैसा मिल रहा है या हमारी कोई आमदनी हो रही है, नहीं। लेकिन हम निस्वार्थ और अपनी इच्छा से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस विचारधारा को मानते हैं। हमारा मानना है कि गंगा जमुना तहजीब बनी रहनी चाहिए। गांधी की विचारधारा को हम मानने वाले हैं। इस देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इस देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक देने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल आज सर, सर उसी अपनी को अपनी आप पार्टी आगे बढ़ा, की आज पूरी उसी को तारीफ आगे करते बढ़ाया हैं। जा रहा है और सब कुछ नहीं। अपनी अपनी पार्टी की ऐसी तारीफ करते हैं सर, बिल्कुल आप उस पार्टी के हैं ये तो आप। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। और हाँ सर, बिल्कुल इतिहास इसका गवाह है। और मुझे बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। नहीं है कि मैं इस चीज को बोलूं, ये तो आप कहीं से भी, आप किसी भी जनता, इतिहासकार से पता कर दिक्कत सकते हैं। सिर्फ इतनी सी है सर कि पार्टियों की आपस की जो चीजें हैं उसकी वजह से जनता यहाँ पर सारी चीजें भुगतती हुई नजर आती है। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या सिनेरियो सामने निकल के आते हैं। अभी तो कई जगह पे चुनाव भी चल रहे हैं, वहां के भी हालात देख के समझ में आ जाएगा क्या मैं आपको बता देता हूँ, चीजें मैं सामने आपको आएंगी। चुनाव पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ पहले ही। और हम फिर मिलेंगे। और जरूर चुनाव के रिजल्ट के आप के दिन नहीं आप नहीं, मुझे बिल्कुल जरूर नहीं। पूछिएगा। चुनाव को आप लेकर चर्चा आप भी हम आप आपसे भी हरियाणा करेंगे। हरियाणा में आपको कह रहा हूँ, हरियाणा से बीजेपी साफ है। आप लिख कर रख लीजिए, हरियाणा कांग्रेस आ रही है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल से बिल्कुल भाजपा साफ है, कांग्रेस वहां बिल्कुल, सरकार बना कांग्रेस रही है। आए और आने के बाद काम करे, बस हमारी यही आप उम्मीद है कि देखिएगा आने के बाद बिल्कुल, अच्छे काम करे। हरियाणा हाँ फिर बस से बस। इस बार विकास की रफ्तार पकड़ेगा। और हरियाणा बिल्कुल हम ठीक है। जीत रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको एडवांस में मैं बधाई देती हूँ। आप जीतने जा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई शुक्रिया। आपको। और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत सी चीजें सामने निकल रही, स्पेशली मध्य प्रदेश भोपाल की कुछ ऐसी चीजें आपने बताई जो जनता सुनेगी और समझेगी, और जनता में भी अवेयरनेस जो है वो देखने को मिलेगी कि 2030 के लक्ष्य आखिर है क्या और किस तरीके से वो जनता जो है वो सरकार को कैसे जगा सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।